क्विक आईएएस कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, क्विक आईएएस में आपका स्वागत है। हमारे चैनल द्वारा लगातार एनसीईआरटी क्लास प्रोवाइड कराई जा रही है। यह क्लास 10th एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर है विकास। डेवलपमेंट किसे कहते हैं, विकास किसे कहते हैं, इसके बारे में हमें पढ़ना है। और इस एनसीईआरटी के जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं मैं सारे बताऊंगा, डिस्कशन करूंगा, उनसे जुड़ी हुई योजनाओं के बारे में बताऊंगा। आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा। और हमारे चैनल द्वारा सारे सब्जेक्ट की एनसीईआरटी प्रोवाइड कराई जा रही है, इसलिए आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। हम लोग शुरू करते हैं सीधे लेसन की। और उससे पहले हम लोग देखते हैं कि इस जो है क्लास 10th एनसीईआरटी में कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ने हैं। पहले हम विषय सूची को देख लेते हैं। ये इसकी विषय सूची दी गई है और इसमें हमें पहला चैप्टर है जो आपका विकास, डेवलपमेंट किसे कहते हैं, ये हमें जानना है। दूसरा चैप्टर है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। भारतीय अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय क्षेत्र क्या क्या होता है, मुद्रा और साख क्या होता है, तो बैंकिंग व्यवस्था के बारे में हमें पढ़ना है। वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था, वैश्वीकरण का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा है। प्री और मेंस दोनों में यहाँ से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये देखना है। उपभोक्ता अधिकार, उपभोक्ताओं के क्या क्या अधिकार होते हैं, यहाँ से जुड़े हुए क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। टोटल 5 चैप्टर इसमें क्लास 10th की एनसीईआरटी में दिए गए हैं इकोनॉमिक्स के, हमें सबको देखना है। आप लोग जो है वीडियो को अंत तक देखिएगा। कहीं कोई डाउट होता है कमेंट करके पूछेगा। हम लोग शुरू करते हैं पहले चैप्टर की ओर। और पहले चैप्टर है आपका विकास, डेवलपमेंट किसे कहते हैं, पहले हम इसके बारे में बात करेंगे। फर्स्ट चैप्टर है विकास, डेवलपमेंट किसे कहते हैं, इसके बारे में हम देखेंगे। और विकास और जो है प्रगति किसे कहते हैं, विकास और जो है समृद्धि से इसका क्या संबंध है, इनके बारे में हम डिटेल में देखेंगे। हम लोग शुरू करते हैं। लिखा है आपका, विकास अथवा प्रगति की धारणा हमेशा से हमारे साथ है। मतलब विकास और जो प्रगति हो रही है लगातार, ये हमारे जो है मानव इतिहास में, जब मानव प्राचीन काल में था, पाषाण काल में से आज तक लेकर के विकास की ही बात होती है और मानव विकास करते हुए यहाँ तक पहुँचा है। हमारी आकांक्षाएं और इच्छाएं हैं कि हम क्या करना चाहते हैं और अपना जीवन कैसे जीना चाहते हैं। इसी तरह हम विचार रखते हैं कि कोई देश कैसा होना चाहिए, हमें किन अनिवार्य वस्तुओं की आवश्यकता होती है। याद रखना, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो बिल्कुल अनिवार्य होती हैं और उन वस्तुओं के बिना कोई काम नहीं हो सकता, उसीलिए हम उनको कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं। तो जैसे सड़कें हो गया, जो आपका परिवहन व्यवस्था हो गया, आपका बैंकिंग व्यवस्था हो गया, आपका जो है हॉस्पिटल हो गया, आपकी जो है बड़े बड़े बांध हो गए, ये आपके क्या है, ये अवसंरचना है। तो अब वो ये आवश्यक वस्तुएं होती हैं और जब तक इनका विकास नहीं होगा तब तक देश आगे बढ़ ही नहीं सकता है। क्या सभी का जीवन बेहतर हो सकता है, लोग मिलजुल कर कैसे रह सकते हैं, क्या और अधिक समानता हो सकती है। विकास इन सभी प्रश्नों का विचार करने और इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के उपायों से जुड़ा हुआ है। तो इस पूरे चैप्टर में हमें इन्हीं मुद्दों को देखना है जिन मुद्दों की यहाँ ऊपर चर्चा की गई है। विकास इन सभी प्रश्नों का विचार करने और लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उपायों से जुड़ा हुआ है। यह काम जटिल है और इस अध्याय में हम विकास को समझने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। विकास होता क्या है, डेवलपमेंट होता क्या है, इसको पहले हम जानने की जो है कोशिश करेंगे। आप उच्च कक्षाओं में इन मुद्दों को और अधिक गहराई से सीखेंगे। इसके अतिरिक्त ऐसे बहुत से प्रश्नों के उत्तर आपको अर्थव्यवस्था में ही नहीं बल्कि इतिहास और राजनीतिक विज्ञान के पाठ्यक्रम में भी मिल जाएंगे। ऐसा इसलिए है कि हम आज जो जीवन जी रहे हैं वह अतीत से प्रभावित है। हम इसे जाने बिना बदलाव की इच्छा नहीं रख सकते हैं। इसी तरह हम केवल एक लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रक्रिया के द्वारा ही इन आशाओं और संभावनाओं को वास्तविक जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। मतलब जो विकास भी करेंगे वो राजनीतिक प्रक्रियाओं और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के द्वारा ही हम अपनी आशाओं और संभावनाओं को पा सकते हैं। विकास, इसीलिए विकास को समझना बहुत जरूरी है, डेवलपमेंट जानना बहुत जरूरी है। डेवलपमेंट कहते किसको है, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है कि विकास क्या वादा करता है, विभिन्न व्यक्ति और विभिन्न लक्ष्य होते हैं। याद रखना, जो विकास होता है वो क्या वादा करता है और विभिन्न जो व्यक्ति होते हैं और उनके क्या क्या लक्ष्य होते हैं और विभिन्न व्यक्तियों के लक्ष्य क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो लिखा है, हम यह कल्पना करने का प्रयास करें कि जो तालिका में दिया गया है कि विकास का क्या अर्थ हो सकता है, क्या मतलब उनकी क्या आकांक्षाएं हैं। आप देखेंगे कुछ स्तंभ अधूरे भरे हुए, इन तालिका को हमें देखना है कि विकास क्या होता है और हर व्यक्ति के लिए विकास अलग अलग होता है, ठीक है। और उनके लक्ष्य क्या क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं,
एक भूमिहीन ग्रामीण मजदूर है तो उसके लिए विकास का लक्ष्य क्या होगा कि काम करने के लिए अधिक दिन और बेहतर मजदूरी मिल सके। तो इनका विकास का लक्ष्य क्या है, अलग हो गया। तो हर व्यक्ति का विकास लक्ष्य अलग है। स्थानीय स्कूल उनके बच्चों को उत्तम शिक्षा प्रदान करने में सक्षम हो, कोई सामाजिक भेदभाव नहीं हो और गांव में ही वे भी नेता बन सकें। तो भूमिहीन ग्रामीण मजदूरों का यही विकास का लक्ष्य होता है, यही उनकी आकांक्षाएं होती हैं। आगे बढ़ते हैं। पंजाब का एक समृद्ध किसान अगर है तो उसकी क्या आकांक्षा है, क्या विकास है। याद रखना, हर व्यक्ति का विकास का तरीका अलग हो सकता है, हर सबका लक्ष्य अलग अलग हो सकता है, हर वर्ग का अलग अलग हो सकता है। तो लिखा है, तो यहाँ पर एक तो मजदूरों का लक्ष्य बता दिया गया। अब यह है पंजाब के समृद्ध किसानों का। किसानों को उनकी उपज के लिए ज्यादा समर्थन मूल्य और बेहतरी और उनके मेहनती और सस्ते मजदूरों और उच्च पारिवारिक आय सुनिश्चित करना, ताकि वो अपने बच्चों को विदेशों में बसा सकें। ये पंजाब के किसानों का उद्देश्य है। किसान जो खेती के लिए केवल वर्षा पर निर्भर हैं तो उसका विकास का लक्ष्य क्या होगा कि सिंचाई व्यवस्था अच्छी हो जाए, ठीक है, और उनके खेतों तक पानी पहुंच सके, ये उनके विकास का एक लक्ष्य है। भूस्वामी परिवार की एक ग्रामीण महिला है तो उसका लक्ष्य होगा कि पहले हम आर्थिक रूप से सशक्त बन सकें, इसके अलावा हमारे जो है डेवलपमेंट हो सके, हमारे बच्चे अच्छी जगह पढ़ सके, तो उसका लक्ष्य अलग हो जाएगा। शहरी बेरोजगार का लक्ष्य क्या होगा कि पहले हमें रोजगार मिले, ये उसका लक्ष्य है विकास का। रोजगार मिलेगा तो अच्छे हम जीवन जी सकेंगे, रहन सहन अच्छा हमारा हो जाएगा। शहर के अमीर परिवार का एक लड़का अगर है तो उसका पहला लक्ष्य क्या है, तो जो है हमें सुख सुविधाएं बराबर मिलती रहें। शहर के अमीर परिवार की एक लड़की अगर है तो उसे अपने भाई की जैसे आज़ादी मिलती है और वह अपने फैसले खुद कर सकती है, वह अपनी पढ़ाई विदेश में भी कर सकती है। तो एक शहरी परिवार की लड़की ऐसा कर सकती है, लेकिन ग्रामीण परिवार में ऐसा नहीं होगा, तो उसका लक्ष्य दूसरा हो जाएगा। नर्मदा घाटी का एक आदिवासी है तो उसका लक्ष्य यही होगा कि हमारा जो गांव, हमारा जो घर इस नदी घाटी परियोजना के निर्माण के दौरान जो विस्थापित किया गया था वो घर बन जाए, वही हमारे लिए सबसे बड़ा है, हमारी जमीन हमें वापस मिल जाए। तो सबके विकास के तरीके अलग अलग हैं, सबके विकास की संभावनाएं भी अलग अलग हैं। तो लिखा है यहाँ पे, तालिका को भरने के बाद अब इसका जो है निरीक्षण करते हैं, क्या इन सभी लोगों की विकास या प्रगति के बारे में एक जैसा विचार है? नहीं। तो सबके विचार अलग अलग हैं और सबकी प्रगति के तरीके भी अलग अलग हैं। संभवतः नहीं, इनमें से हर एक अलग अलग चीजें पाना चाहता है, वो ऐसी चीजें चाहते हैं जो उनके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, अर्थात वे चीजें जो उनकी आकांक्षाओं और इच्छाओं को पूरा कर सकें। वास्तव में कई बार दो व्यक्ति या दो गुट ऐसी चीजें चाह सकते हैं जिनमें परस्पर विरोध हो सकता है। एक जो है, लड़की अपने भाई के समकक्ष आजादी और अवसर मिलने और भाई भी घर के कामकाज में हाथ बटाएगा, यही आशा रखती है एक लड़की। मतलब वो छोटी बात बताई गई है कि हमें भी भाई के समान आजादी मिलनी चाहिए, ये भी एक लक्ष्य हो सकता है कि भाई को यह पसंद ना हो, होता भी आजकल ये हो भी रहा है। इसी तरह अधिक बिजली पाने के लिए उद्योगपति ज्यादा बांध चाहते हैं, लेकिन इससे जमीन जलमग्न हो सकती है और उन लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो सकता है जो बेघर हो जाएंगे। जब बांध बनेगा तो बेघर हो जाएंगे, लेकिन इनके तो आवश्यकताएं पूरी हो गई, लेकिन इनकी आवश्यकताएं पूरी नहीं हो सकती, ये खत्म हो गया। जैसे कि आदिवासी, वह इसका विरोध कर सकते हैं और हो सकता है कि वह अपने खेतों की सिंचाई के लिए केवल छोटे चेक बांध या तालाब पसंद करें। कौन? आदिवासी, छोटे किसान, ठीक है। लिखा है इसी तरह जो है दो बातें साफ है, एक अलग अलग लोगों के विकास के लक्ष्य भिन्न भिन्न मतलब भिन्न हो सकते हैं, और दूसरा एक के लिए जो विकास है वह दूसरे के लिए विकास ना हो, विनाश हो सकता है। जैसा अभी आपका उद्योगपति को उदाहरण दिया गया है, तो एक के लिए विकास हो सकता है लेकिन दूसरे के लिए क्या हो सकता है? विनाश हो सकता है, ये भी याद रखना, ठीक है। यहां तक कि एक वह दूसरे के लिए विनाशकारी भी हो सकता है, जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है। जैसे रोड बना दिया गया तो रोड पे चल रहे हैं लेकिन कई लोगों के घर टूट गए ना, तो उनको विस्थापित किया गया, नहीं किया गया। तो विकास किसी के लिए अच्छा हो सकता है, किसी के लिए विनाश भी हो सकता है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अब लिखा है आय और अन्य लक्ष्य, जो इनकम होती है और जो अन्य टारगेट होते हैं उनके बारे में। तो लिखा है कि आप अगर एक बार फिर से तालिका को देखें तो एक बात सामान पाएंगे, जो लोग चाहते हैं कि उन्हें नियमित काम, बेहतर मजदूरी और अपनी उपज अथवा अन्य उत्पादों के लिए अच्छी कीमतें मिले। दूसरे शब्दों में वे ज्यादा आय चाहते हैं, मतलब
हर व्यक्ति चाहता है, हर वर्ग चाहता है कि हमें अधिक आय मिल सके। किसी भी तरह से ज्यादा आय चाहने के अतिरिक्त लोग बराबरी का व्यवहार, स्वतंत्रता, सुरक्षा और दूसरों से आदर मिलने की इच्छा भी रखते हैं। ये सब चाहते हैं कि हमें सुरक्षा मिल सके, हमें जो है दूसरों से आदर मिले, हमें स्वतंत्रता मिले और हमारा व्यवहार बराबरी का हो, हमारे साथ बराबरी का व्यवहार किया जाए। ये हर व्यक्ति चाहता है। वो भेदभाव से अप्रसन्न होते हैं। ये सभी महत्वपूर्ण लक्ष्य हैं, ये सब लक्ष्य हैं, ये भी विकास के ही लक्ष्य हैं जो पाना होता है। ठीक है, बल्कि कुछ मामलों में वो ये भी अधिक आय और अधिक उपभोग के से अधिक महत्वपूर्ण हो सकते हैं, क्योंकि जीने के लिए केवल भौतिक वस्तुएं ही पर्याप्त नहीं होती हैं, अन्य चीजें भी जरूरी होती हैं। ये बात याद रखना। ठीक है, आगे लिखा है द्रव्य या उससे खरीदी जा सकने वाली भौतिक वस्तुएं एकमात्र कारक हैं जिस पर हमारा जीवन निर्भर है, लेकिन हमारा बेहतर जीवन ऊपर लिखी अभौतिक वस्तुओं पर भी निर्भर करता है। अगर आप को यह बात स्पष्ट नहीं लगती है तो अपने जीवन में अपने मित्रों की भूमिका के बारे में जरा सोचिए। आपके जीवन में आपके बहुत सारे मित्र ऐसे होंगे जिनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होगी। तो हर व्यक्ति की अपनी महत्वपूर्ण भूमिका होती है एक दूसरे के संदर्भ में। आपको उनकी मित्रता की इच्छा हो सकती है। इसी तरह और भी बहुत सी चीजें हैं जिन्हें आसानी से मापा नहीं जा सकता है। तो दोस्त की मित्रता को मापा नहीं जा सकता है, लेकिन उनका हमारे जीवन में बहुत महत्व है। जो है इनकी प्रायः उपेक्षा की जाती है, लेकिन यह निष्कर्ष निकालना गलत होगा कि जिसे मापा नहीं जा सकता है वह महत्व नहीं रखता है। नहीं, महत्व रखता है, ये भी याद रखना कि वो मापा जा सकता है और वो महत्व रखता है। यहाँ पर एक मैप दिया गया है, उसके बारे में यहाँ लिखा है नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध बनाया जा रहा था गुजरात में। तो बहुत सारे गांव को वहां से विस्थापित किया गया था। तो उस दौरान बहुत से गांव के लोगों ने, ये देखिए आप यहाँ पे जनजातियों ने धरना दिया था और नर्मदा बांध का विरोध किया था। क्यों? क्योंकि वहां से बहुत से गांव विस्थापित हो गए थे। तो किसी के लिए बांध बना के विकास करना था, तो किसी के लिए विनाश था। उसी चीज को यहाँ पे दिखाया गया है। आगे लिखा है एक और उदाहरण देखिए। अगर आपको कहीं दूर दराज के इलाके में नौकरी मिलती है, उसे स्वीकार करने से पहले आप आय के अतिरिक्त बहुत से कारकों पर विचार करेंगे। बिल्कुल हकीकत है। मान लीजिए आपकी नौकरी कहीं दूसरे राज्य में लग जाती है, तो नौकरी मिल गई, लेकिन आय के अतिरिक्त जो बहुत सारे कारक होंगे हमें उन पर विचार करना होगा कि और कहाँ कहाँ खर्च हो रहा है। जैसे कि आपके परिवार के लिए क्या सुविधाएं उपलब्ध होंगी, काम करने का वातावरण कैसा होगा जहां आप काम करने जा रहे हैं, क्या सीखने के क्या अवसर हैं। दूसरी नौकरी में यद्यपि आपको वेतन कम मिलता है, लेकिन यह नियमित रोजगार हो सकता है जो आपकी सुरक्षा की भावना को बढ़ाता है। एक अन्य नौकरी अधिक वेतन दे सकती है, लेकिन कार्य की सुरक्षा नहीं, और हो सकता है कि आपका जो परिवार है उसके लिए पर्याप्त समय भी ना मिले। इससे आपकी सुरक्षा और स्वतंत्रता की भावना कम हो जाएगी। ये समस्या आज हमारे देश में बहुत ज्यादा है। ठीक है, लिखा है इसी तरह विकास के लिए लोग मिले जुले लक्ष्यों को देखते हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसे लक्ष्य होते हैं, विकास होते हैं जिनके लिए मिले जुले लक्ष्य होते हैं। क्या होता है? यह सच है कि यदि महिलाएं वेतनभोगी कार्य करती हैं तो घर और समाज में उनका आदर बढ़ जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई गई है कि जो महिलाएं नौकरी करती हैं उनका घर में और समाज, वहां दोनों जगह पे आदर बढ़ जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि लड़कियों को जो है नौकरी अगर पाती हैं तो उनका सामाजिक सशक्तिकरण के साथ साथ आर्थिक और राजनीतिक सशक्तिकरण होता है। ठीक है, तो महिलाओं की जो का आदर है वो घर और समाज में क्यों होता है? क्योंकि वो वेतनभोगी हैं, सरकारी नौकरी कर रही हैं। ठीक है, यद्यपि यह भी सच है कि अगर महिलाओं के लिए आदर है तो घर में उनके काम काज में ज्यादा हाथ बटाया जाएगा और घर से बाहर काम करने वाली महिलाओं को अधिक स्वीकार किया जाएगा। सुरक्षित और संरक्षित वातावरण के कारण ज्यादा महिलाएं विभिन्न प्रकार की नौकरियों व्यापार कर सकती हैं। याद रखना, जब कहीं सुरक्षा और जो है सुरक्षित और संरक्षित वातावरण होता है, अच्छा वातावरण होता है, अच्छा माहौल होता है, तो महिलाओं को नौकरी और व्यापार करने में बड़ी सुविधाएं होती है। लेकिन उनको नहीं, तो ऐसा अगर नहीं होगा, सुरक्षा नहीं होगी, तो महिलाओं के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो विकास रुक जाएगा, लोग महिलाओं का भी और समाज का भी, देश का भी। इसलिए लोगों के विकास के लक्ष्य केवल बेहतर आय के ही नहीं बल्कि जीवन में अन्य महत्वपूर्ण चीजों के बारे में भी हो सकता है। याद रखना, अगर किसी को वेतन ज्यादा मिल जाए, पैसा बहुत ज्यादा मिल रहा हो, उसको भेज दिया जाए नक्सल इलाके में या भेज दिया जाए आपका आतंकवादी क्षेत्रों में, तो क्या वो जाएगा?
आय कितना भी हो जाए, तो सुरक्षा भी मैटर काम करता है ना। तो विकास में सुरक्षा भी बहुत महत्वपूर्ण चीज है, ये भी हमें ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिखा है राष्ट्रीय विकास क्या होता है। ठीक है, लिखा है कि जैसा कि हमने ऊपर देखा कि लोगों के लक्ष्य भिन्न हैं, तो उनकी राष्ट्रीय विकास के बारे में धारणा भी भिन्न होगी। आपस में इस विषय पर चर्चा कीजिए कि भारत में विकास के लिए क्या करना चाहिए। तो भारत में विकास के लिए क्या करना चाहिए, इस पर जो है आप सोच सकते हैं, आगे हम बताएंगे भी। लिखा है कि संभव है कि कक्षा के विभिन्न विद्यार्थियों ने उपयुक्त प्रश्नों के उत्तर अलग अलग दिए होंगे, जाहिर सी बात है। आपने स्वयं इन प्रश्नों के बहुत से उत्तर सोचे होंगे। इनमें से किसी एक के विषय में आप स्वयं भी निश्चित ना हो, यह समझना बहुत आवश्यक है कि देश के विकास के लिए विभिन्न लोगों की जो है धारणाएं भिन्न या परस्पर विरोधी हो सकती हैं। याद रखना, देश के विकास के लिए अगर पूछा जाए 10 लोगों से, तो 10 लोगों के विचार क्या होंगे, अलग अलग होंगे। कोई कुछ और रखेगा, कुछ और रखेगा। इसका मतलब सबकी प्राथमिकताएं अपने हिसाब से तय होती चली जाएंगी। लेकिन क्या सभी विचारों को बराबर का महत्व दिया जा सकता है? नहीं दिया जा सकता है। या यदि परस्पर विरोधी है तो निर्णय कैसे लिया जाए? तो एक साझा निर्णय लेना पड़ेगा कि कौन से विचार हैं जो सबको कॉमन है। सभी के लिए न्यायपूर्ण और सही राह क्या होगी? हमें यह भी सोचना होगा कि क्या कार्य करने का कोई बेहतर तरीका है। क्या इस विचार से बहुत से लोगों को लाभ होगा या कुछ और भी हो सकता है। राष्ट्रीय विकास का अभिप्राय इन सब प्रश्नों पर जो है विचार करना है। तो राष्ट्रीय विकास क्या होता है, इस पे हम आगे चल के करके विचार करेंगे। ठीक है, लिखा है विभिन्न देशों और राज्यों की तुलना कैसे की जाए। जो विभिन्न देश हैं और विभिन्न राज्य हैं उनकी तुलना करने के लिए आज एक सबसे अच्छा तरीका है, सूचकांक जारी किया जाता है, मानव विकास सूचकांक। तो उससे मालूम चल जाता है कि कौन सा देश अच्छा काम कर रहा है, कौन सा देश बुरा काम कर रहा है। तो ये देश के लिए और राज्यों के लिए भी एक तुलना का विषय बन जाता है। लिखा है कि आप पूछ सकते हैं कि अगर विकास का अर्थ अलग अलग हो सकता है तो फिर कुछ देशों को विकसित और कुछ देशों को जो है अविकसित कैसे कहा जा सकता है। मतलब यह हुआ कि अगर जो है हम विकास का पैमाना अगर अलग अलग रखते हैं, अर्थ विकास का अर्थ अलग रखते हैं, तो कुछ देश विकसित और कुछ देश विकासशील कैसे हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसका कोई क्राइटेरिया होगा। ठीक है, लिखा है इससे पहले कि हम इस विषय पर आए एक अन्य प्रश्न के बारे में सोचते हैं। क्या है? लिखा है कि जब हम भिन्न भिन्न चीज़ों की तुलना करते हैं तो उनमें समानताएं और अंतर दोनों ही हो सकते हैं। बिल्कुल है। हम जो है उनकी तुलना करने के लिए किन पहलुओं का प्रयोग करते हैं? कक्षा में विद्यार्थियों को ही देखते हैं। हम विभिन्न विद्यार्थियों की तुलना कैसे कर सकते हैं? उनमें ऊंचाई, स्वास्थ्य, प्रतिभा और रुचि के अनुसार अंतर होता है। हो सकता है कि सबसे स्वच्छ विद्यार्थी सबसे पढ़ाकू विद्यार्थी ना हो, ये भी हो सकता है। सबसे बुद्धिमान विद्यार्थी हो सकता है मित्रता व्यवहार न रखता हो। तो हम विद्यार्थियों की तुलना कैसे करते हैं? हम जो मापदंड प्रयोग करेंगे वह तुलना के उद्देश्य पर निर्भर करेगा। खेल कूद की टीम, वाद विवाद टीम, संगीत टीम, पिकनिक के लिए टीम, सबके चयन के लिए अलग अलग मापदंड होंगे। फिर भी अगर हमें किसी उद्देश्य से कक्षा के विद्यार्थियों को जो है की सर्वगुण प्रगति के बारे में मापन चाहिए तो हमें कैसे चुनेंगे? तो हम जाहिर सी बात है उनकी जो है क्या कहते हैं योग्यता के आधार पर उनको चुनेंगे कि उनकी योग्यताएं कैसे कैसी हैं। सामान्यतः हम व्यक्तियों की एक या दो महत्वपूर्ण विशेषताएं लेकर उनके आधार पर तुलना करते हैं। तो तुलना के महत्वपूर्ण आधार क्या है जो है? तो लिखा है विद्यार्थियों का मित्रतापूर्ण व्यवहार और सहयोग भावना और उनकी रचनात्मक और उनके द्वारा प्राप्त अंक। 3-4 पैमाना ऐसा है जिनके आधार पर हम विद्यार्थियों को अच्छा और बुरा समझ सकते हैं। तो जब ये एक विद्यार्थी के लिए हो सकता है क्लास में, तो देश के लिए भी तो कोई पैमाना होगा। तो उसी को बताने का प्रयास कर रहा है। ठीक है, लिखा है यही बात विकास की भी लागू होती है। यही बात विकास पर भी लागू हो जाएगी। कैसे? तो देशों की तुलना करने के लिए उनकी आय सबसे महत्वपूर्ण विशेषता समझी जाती है। याद रखना, किसी भी देश को विकसित या विकासशील बनाने के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण पैमाना क्या है? आय। अगर किसी की प्रति व्यक्ति आय अधिक है तो विकसित देश, और किसी की प्रति व्यक्ति आय कम है तो विकासशील देश या अल्पविकसित देश में रखा जाएगा। तो सबसे पहला हमें क्या मिला? आय। तो याद रखना, किसी भी देश की जो है हम तुलना करते हैं विकास के मैटर पे, विकसित और विकास के संदर्भ में, तो हम राष्ट्रीय आय को या प्रति व्यक्ति आय को हम सबसे पहले रखते हैं। आय को सबसे पहले रखेंगे यहाँ पे। जिन देशों की आय अधिक है उन्हें कम आय वाले देशों से अधिक विकसित समझा जाता है।
तो अगर हमारी आय अधिक हो जाए तो हम भी विकसित हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारे देश ने विकसित होने का लक्ष्य कितना रखा है, 2047। तो हमें क्या बढ़ाना है, हमें हर क्षेत्र में आय को बढ़ाना है। ठीक है, यह इस समझ पर आधारित है कि अधिक आय का अर्थ है मानवीय और आवश्यकताओं की सभी वस्तुओं का अधिक होना। जो भी लोगों को पसंद है और जो उनके पास होना चाहिए, वो उन सभी वस्तुओं को अधिक आय के द्वारा प्राप्त कर पाएंगे। इसीलिए ज्यादा आय अपने आप में एक महत्वपूर्ण लक्ष्य समझा जाता है। तो याद रखना, अधिक आय होना एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण फैक्टर है। अब एक देश की आय क्या है? अंतर्दृष्टि से किसी देश की आय उस देश के सभी निवासियों की आय होती है, जो तो प्रति व्यक्ति आय होती है, उसी बात कर रहे हैं। इसमें हमें देश की कुल आय ज्ञात होती है, लेकिन आगे क्या कह रहा है, लेकिन देशों के बीच तुलना करने के लिए कुल आय इतना उपयुक्त मापदंड नहीं है, क्योंकि देशों की जनसंख्या अलग अलग होती है। तो अगर हम आय को अगर पैमाना एक अकेला आय को पैमाना मान लें, तो हर देश की जनसंख्या क्या होती है, अलग होती है, और हर देश में संसाधन भी अलग अलग होते हैं। तो इसका मतलब जब देश में जनसंख्या अलग अलग है, संसाधन अलग अलग है, तो आय भी अलग अलग होगी कि नहीं होगी। तो इसलिए केवल एक पैमाना हम नहीं रखेंगे, और भी पैमाने होंगे। तो क्या होंगे? तो कुल आय की तुलना करने से हमें यह ज्ञात नहीं होगा कि औसत प्रति व्यक्ति आय कमा सकता है क्या, या देश के लोग दूसरे देश के लोगों से बेहतर हैं। इसीलिए हम औसत आय की तुलना करते हैं, जो कि देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देकर निकाली जाती है। औसत आय को हम प्रति व्यक्ति आय भी कहते हैं। तो जब प्रति व्यक्ति आय ज्यादा हो जाती है, तो जाहिर सी बात है वो देश विकसित देशों की श्रेणी में जाने लगता है। विश्व बैंक ने इसका एक मापदंड भी रखा है। तो याद रखना, जो है विश्व बैंक की विश्व विकास रिपोर्ट इसी से जुड़ी हुई है। तो विश्व बैंक की विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार देशों का वर्गीकरण करने में इस मापदंड का प्रयोग किया जाता है। याद रखना, विश्व बैंक ही ये निर्धारित करता है कि कौन सा देश विकसित होगा और कौन सा विकासशील देश होगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। लिखा है, वह देश जिनकी 2019 में प्रति व्यक्ति आय डॉलर में 49,300 प्रति वर्ष या उससे अधिक है, उसे समृद्ध अथवा उच्च आय देश या विकसित देश कहेंगे। और वह देश जिनकी प्रति व्यक्ति आय $2,500 प्रति वर्ष या उससे कम है, उन्हें हम निम्न आय वाला देश कहा जाता है। तो अब आपको समझ में आ गया कि 2009 में ये परिभाषा बनाई थी विश्व बैंक ने। तो 49,300 अगर है डॉलर है प्रति वर्ष है, तो उससे अधिक है तो वो समृद्ध हो जाएगा, और नहीं तो फिर क्या होगा, वो गरीब हो जाएगा। भारत मध्य आय वर्ग के देशों में आता है, क्योंकि उसकी प्रति व्यक्ति आय 2019 में केवल कितनी थी, 6700 जो है डॉलर प्रति वर्ष थी। तो हम मध्यम में आ गए। इसका मतलब है कि हमें कहाँ पहुंचना है, विकसित वाले में पहुंचना है। तभी हमें लंबा सफर तय करना होगा। यहाँ पर 49,000 दिया है और यहाँ पे 6,700 दिया है, तो हमें अभी लंबी दूरी तय करनी पड़ेगी। ये बात याद रखना। समृद्ध देशों, जिनमें मध्य पूर्व के देश और कुछ अन्य छोटे देश शामिल नहीं हैं, को आमतौर पर विकसित देश कहा जाता है। ये बात याद रखना, ठीक है। तो जिनकी आय प्रति व्यक्ति आय अधिक है, उन्हें हम क्या कहेंगे, विकसित देश कहेंगे। आगे लिखा है, आय और अन्य मापदंड। आय के अलावा आय और अन्य मापदंड में क्या होगा, तो लिखा है, हम अपने व्यक्तिगत आकांक्षाओं और लक्ष्यों को देखा तो पाया कि लोग केवल बेहतर आय के बारे में ही नहीं सोचते, बल्कि वे अपनी सुरक्षा के बारे में, दूसरों से आदर पाने के बारे में और समानता का व्यवहार पाना, आज़ादी इत्यादि जैसे लक्ष्यों के बारे में भी सोचते हैं। तो जो याद रखना, बहुत से लोग हैं ऐसा नहीं कि आय ही सोचते हैं, आय के साथ साथ सुरक्षा भी चाहते हैं कि परिवार सुरक्षित रहे, हम सुरक्षित रहे, हमारा आदर होता रहे, हमारे साथ समानता का व्यवहार होता रहे, हमें आज़ादी मिले। ये सब भी विकास के ही लक्ष्य माने जाते हैं। इसी तरह जब हम किसी देश या क्षेत्र के बारे में सोचते हैं, तो हम औसत आय के अतिरिक्त अन्य महत्वपूर्ण लक्ष्यों के विषय में भी सोचते थे। याद रखना, विकसित देश बनने के लिए या विकासशील देश बनने के लिए केवल औसत आय ही जरूरी नहीं है, और बहुत से सारे कारण हैं, उनको भी हमें ध्यान में रखना होगा। तो लिखा है, ये विशेषताएं क्या हो सकती हैं, तो इनका परीक्षण हम एक उदाहरण के द्वारा करते हैं। यहाँ हरियाणा, केरल और बिहार की प्रति व्यक्ति आय दर्शाई गई है। वास्तव में ये आंकड़े 2018-19 के वर्तमान कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय निवल राज्य घरेलू उत्पाद के हैं। अभी हम इस जटिल शब्द का क्या व्यवहारिक अर्थ है, वास्तविक अर्थ है, उसे छोड़ देते हैं। मोटे तौर पर हम इसे राज्य की प्रति व्यक्ति आय मान सकते हैं। हम देखेंगे कि इन तीनों राज्यों में
हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। ठीक है, यहाँ तालिका दी गई है, आप देख सकते हैं। तो चयनित राज्यों की प्रति व्यक्ति आय देख सकते हैं कि हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय कितनी है, केरल की प्रति व्यक्ति आय कितनी है और बिहार की प्रति व्यक्ति आय कितनी है। 2018-19 की बात हो रही है। तो 2,36,147 रुपया प्रति व्यक्ति आय हरियाणा की है, जो है ये क्या कहते हैं 2 लाख जो है, अगर देखा जाए 2,04,105 रुपया प्रति व्यक्ति आय किसकी है, तो ये केरल की है। और 40,982 रुपये प्रति व्यक्ति आय बिहार की है। तो बिहार की प्रति व्यक्ति आय कम है, इसका मतलब बिहार एक विकसित राज्य नहीं होगा। तो तुलना की गई है, यह आर्थिक सर्वेक्षण में भी ये बताया गया था। आगे लिखा है और बिहार सबसे पीछे। इसका अर्थ है कि औसतन हरियाणा में एक व्यक्ति एक वर्ष में 2,36,147 रुपये कमाता है, जबकि बिहार में औसतन वह केवल 40,982 रुपये कमा पाता है। इसीलिए अगर विकास को मापने के लिए प्रति व्यक्ति आय का प्रयोग किया जाए तो तीनों राज्यों में हरियाणा सबसे अधिक और बिहार सबसे कम विकसित राज्य माना जाएगा। अब हम इन तीनों राज्यों के कुछ और आंकड़ों पर नजर डाल लेते हैं जो तालिका में आगे दिया गया है। तो आय के आधार पर देखेंगे तो बिहार सबसे नीचे हो जाएगा, लेकिन हम और देखते हैं तो हरियाणा में देखेंगे शिशु मृत्यु दर यहाँ 30 है, केरल में 7 है और बिहार में 32 है। साक्षरता दर की बात करें तो यहाँ 80 है, यहाँ 96 है, यहाँ पे 71 है। अगर हम बात करें जो है निवल जो है 1000 प्रति व्यक्ति में उच्चतर जो है उसकी बात करें, अनुपात की बात करें तो यहाँ 67 है, 77 है और 55 है। तो इसका मतलब है कि इन समय भी वेरिएशन दिख रहा है ना। तो इसका मतलब हुआ कि विकास का कोई एक पैमाना नहीं हो सकता है। लिखा है आगे, यह तालिका यह दर्शाती है कि तालिका का पहला स्तंभ दिखाता है कि बिहार में 1000 जीवित पैदा हुए बच्चों में से 7 बच्चे 1 वर्ष की आयु तक पहुंचने से पहले मर जाते हैं, लेकिन हरियाणा में 30 है और जो केरल की तुलना में लगभग 3 गुना ज्यादा है। दूसरी ओर हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय केरल से ज्यादा है, जैसा कि हमने पहले देखा था। अब जरा सोचिए कि अपने माता पिता के लिए आप कितने प्यारे हैं। इसका मतलब हो गया कि स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी है कहाँ पर, हरियाणा में है, और स्वास्थ्य सुविधाओं में बढ़ोतरी कहाँ है, तो केरल में है। तो यहाँ कम बच्चे मर रहे हैं या ज्यादा बच्चे मर रहे हैं, इसका मतलब कि यहाँ एक पैमाना नहीं होगा। अब हरियाणा अगर विकसित राज्य बनना है तो उसको इस पर भी कम करने की जरूरत पड़ेगी। या सोचिए कि सब लोग कितना जो है प्रसन्न होते हैं जब कोई बच्चा जन्म लेता है। अब ऐसे माता पिताओं के बारे में सोचिए जिनके बच्चे अपने पहले जन्मदिन से पहले ही मर जाते हैं। ऐसा माता पिताओं को कितना दुख महसूस होता होगा। दूसरा, यह देखिए कि आंकड़े किस वर्ष के हैं, वर्ष 2018-19 के हैं। तो हम बहुत पुराने समय की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हाल की बात कर रहे हैं। यह हमारी स्वतंत्रता के 70 वर्ष की बाद की बात है, जब हमारे देश के एक बड़े शहर ऊंची ऊंची इमारतों और खरीदारी के लिए शॉपिंग मॉल से भरे हुए हैं। ठीक है, इसके बावजूद भी समस्या है। समस्या शिशु मृत्यु दर पर समाप्त नहीं हो सकती है। तालिका जो है अगर देखा जाए तो अंतिम स्तंभ दिखाता है कि बिहार के लगभग आधे बच्चे कक्षा 8वीं के बाद स्कूल नहीं जाते हैं। मतलब बिहार में 8वीं के बाद स्कूल जाने वाली संख्या सबसे ज्यादा है। अर्थात यदि आप बिहार के किसी स्कूल में पढ़ते होते तो आप प्राथमिक कक्षा के लगभग आधे से अधिक बच्चे गायब होते हैं। जिन बच्चों को स्कूल में होना चाहिए वह वहां नहीं होते हैं। अगर वही आपके साथ होता, मगर ये अगर आपके साथ होता तो आप अभी तक सब ना पढ़ पाते जो पढ़ रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि स्कूल छोड़ना ये भी एक पैमाना हो गया है विकास का, कि बहुत सारे लोग स्कूल छोड़ देते हैं। अगर स्कूल छोड़ रहे हैं तो क्यों छोड़ रहे हैं, ये भी हमें जानना होगा। अब आते हैं सार्वजनिक सुविधाएं। बहुत सारी सार्वजनिक सुविधाएं हैं, इन पे बात करते हैं। ये भी विकास का एक पैमाना होता है। लिखा है, ऐसा क्यों है कि हरियाणा में औसत व्यक्ति की आय केवल केरल की औसत व्यक्ति की आय से अधिक है, लेकिन इन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में वह केरल से पीछे है। मतलब कि हरियाणा जो है औसत आय में तो आगे निकल गया, लेकिन अन्य मामलों में केरल से पीछे है। क्यों है? इसका कारण यह है कि यह आवश्यक नहीं है कि जेब में रखा रुपया ये सब वस्तुएं और सेवाएं खरीद सके जिनकी आपको एक बेहतर जीवन के लिए आवश्यक हो सकती है। मतलब यह हुआ कि रुपए पैसे से सब कुछ खरीदा नहीं जा सकता है,
ये भी याद रखना है। नागरिक कितनी भौतिक वस्तुएं और सेवाएं प्रयोग कर सकते हैं, इसके लिए आय अपने आप में महत्वपूर्ण रूप पर्याप्त सूचक नहीं है। उदाहरण के लिए सामान्यतः आपका द्रव्य, आप मतलब जो पैसा है, आपके लिए प्रदूषण मुक्त वातावरण नहीं खरीद सकता है। आपका ये द्रव्य मतलब पैसा होगा। या बिना मिलावट की दवाएं आपको नहीं दिला सकता है। अगर पैसा कितना भी आपके हो जाए, लेकिन एक प्रदूषण मुक्त वातावरण आप नहीं मिल सकता है, तो उसके लिए भी हमें काम करना पड़ेगा। आगे लिखा है, जब तक आप ऐसे समुदायों में ही जाकर नहीं रहने लगे जाते जहां से सुविधाएं पहले से उपलब्ध हैं, तो पैसा आपको संक्रामक बीमारियों से भी नहीं बचा सकता है। ठीक है, जब तक आपका पूरा समुदाय इतने बचाव के लिए कदम नहीं उठाता है, तब तक आप जो है इन बीमारियों से भी अपने आप को बचा नहीं सकते हैं। आगे लिखा है, वास्तव में जीवन में बहुत सी महत्वपूर्ण चीजों के लिए सबसे अच्छा और सस्ता तरीका इन वस्तुओं सेवाओं को सामूहिक रूप से उपलब्ध कराना है। जरा सोचिए, किसी स्थानीय इलाके के लिए सामूहिक सुरक्षा प्रदान करना अधिक सस्ता है अथवा हर घर के लिए अलग अलग सुरक्षा गार्ड रखना। तो सुरक्षा गार्ड रखने से अच्छा है कि सामूहिक सुरक्षा पर ध्यान दिया जाए, जिससे पूरे इलाके की सुरक्षा हो सके। और अगर अलग अलग गार्ड करेंगे तो ज़्यादा लोग लगाना पड़ेगा। आप क्या करते हैं, आपके गांव या इलाके में आपके अतिरिक्त कोई और पढ़ने में रुचि नहीं रखता है, क्या तुम पढ़ पाओगे? नहीं पढ़ पाओगे, ये भी याद रखना। तो माहौल भी होना चाहिए। शायद तब तक नहीं जब तक तुम्हारे माता पिता तुम्हें कहीं और निजी स्कूल में पढ़ने के भेजने की क्षमता न रखते हो। ठीक है, आप इसीलिए पढ़ पा रहे हो क्योंकि बहुत से अन्य बच्चे पढ़ना चाहते हैं और बहुत से लोग मानते हैं कि सरकार को स्कूल खोलने चाहिए और अन्य प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए। तो इसका मतलब हो गया कि स्कूल और ये खुलना चाहिए। अगर स्कूल नहीं खुलेगा तो लोग पहुंचेंगे कैसे पढ़ने के लिए? तो इसका मतलब हो गया शिक्षा भी विकास का एक पैमाना होता है, करनी चाहिए, जिससे सभी बच्चों को पढ़ने का अवसर मिले। अभी भी बहुत से क्षेत्रों में बच्चे, मुख्य रूप से लड़कियां, उच्च विद्यालय शिक्षा भी नहीं ले पाती हैं क्योंकि सरकार समाज ने उनके लिए पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध नहीं करवाई हैं। तो बहुत सारी लड़कियां स्कूल तक आते आते, उच्च शिक्षा तक आते आते स्कूल शिक्षा छोड़ देती हैं। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा विडंबना है। केरल में शिशु मृत्यु दर कम है क्योंकि यहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं और शिक्षा की मौलिक सुविधाएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। तो याद रखना, जब स्वास्थ्य सुविधाओं की अच्छी पहुंच हो जाएगी, शिक्षा के द्वारा लोग जागरूक हो जाएंगे, तो मृत्यु दर अपने आप क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो जो बच्चे बचपन में मर जाते हैं वो नहीं मरेंगे क्योंकि उनके लिए स्वास्थ्य सुविधाएं, दवाएं मिल गई हैं। इसी प्रकार कुछ राज्यों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जिसे हम कहते हैं पीडीएस कहते हैं, ठीक कार्य करती है। ठीक है, ऐसे राज्यों में लोगों के स्वास्थ्य और पोषण स्तर निश्चित रूप से बेहतर होने की संभावना है क्योंकि वहां पर्याप्त खाना और सब कुछ मिलता रहता है। आगे बढ़ते हैं। लिखा है, यहाँ जो ये सब दिया गया है, ये सब आपको नहीं पढ़ना है, सब डाटा दिया गया। जहाँ डाटा का इस्तेमाल होगा मैं जरूर करूँगा। लिखा है कि जो है, क्या यह आश्चर्यजनक नहीं है कि हमारे पड़ोस का एक छोटा सा देश श्रीलंका हर विषय में भारत से आगे है और हमारे जैसे बड़े देश का विश्व में इतना नीचा क्रमांक है। तालिका में 1.6 में यह दिखाती है कि यदि नेपाल और बांग्लादेश की प्रति व्यक्ति आय भारत की तुलना में कम है, फिर भी वह भारत की से आयु संभावित पीछे नहीं है। तो आप यहाँ पे एक रिपोर्ट मैंने बताया ना, जो जहाँ जरूरत पड़ेगी उसको मैं दिखाऊंगा आपको, जिसे आप यहाँ देख सकते हैं कि जो 2019 में भारत और उसके पड़ोसी देशों की तुलना की गई है। तो देखेंगे श्रीलंका अगर बात करें तो प्रति व्यक्ति आय में यहाँ पर है, जन्म के समय संभावित आयु यहाँ पर है, विद्यालय छोड़ने का जो औसत है वो यहाँ पर है और सूचकांक में 73 नंबर पे है। भारत वहीं पर जो है 130 में है। अन्य देश देखेंगे तो उससे थोड़ा आगे चले जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जनसंख्या के अलावा और भी चीजें फैक्टर उसमें काम करती हैं, इसीलिए सबकी रिपोर्ट अलग अलग आती है। आगे लिखा है, HDI के परिकलन के लिए बहुत से सुधारों का सुझाव दिया गया है। मानव विकास सूचकांक जो जारी किया जाता है, तो मानव विकास रिपोर्ट में बहुत सारे नए घटक जोड़े गए हैं, लेकिन मानव के विकास से पहले यह बात स्पष्ट कर दी गई है कि विकास महत्वपूर्ण है। एक देश के नागरिक के साथ क्या हो रहा है, लोगों का स्वास्थ्य कैसा है, उनका कल्याण कैसे हो रहा है, और सबसे अधिक
जरूरी होता है। तो मानव विकास के लिए केवल एक घटक नहीं है केवल आय प्राप्त करना, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, स्कूल ही है, ये सब सुविधाओं को देखना पड़ता है, तब मानव विकास का रिपोर्ट तैयार होती है और तब ये पता चलता है कि किसका विकास हो रहा है, कौन देश विकसित है और कौन देश विकसित नहीं है। क्या आप सोचते हैं कि मानव विकास को मापने के कुछ और पहलुओं पर विचार किया जाना चाहिए? तो बिल्कुल किया जाना चाहिए, केवल मानव विकास के लिए और भी क्या क्या पैमाने हैं उसको देखना होगा। तो लिखा है, विकास की धारणीयता क्या है? हम विकास को जिस तरह से परिभाषित करें, अभी के लिए मान लें कि एक विशेष देश काफी विकसित है, हम निश्चित रूप से यह चाहेंगे कि विकास का यह स्तर और ऊंचा हो या कम से कम भावी पीढ़ी के लिए यह स्तर बना रहे। मतलब जो विकसित देश हैं वो लगातार विकसित बने रहें या फिर विकास के क्रम में आगे बढ़ते रहें। यह स्पष्ट है कि रूप से वांछनीय है कि, लेकिन 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से बहुत से वैज्ञानिक चेतावनी देते आ रहे हैं कि विकास का वर्तमान प्रकार और स्तर धारणीय नहीं है। मतलब जो विकास का हमारे यहाँ पैमाना बनाया गया है वो अच्छा नहीं है, इसका मतलब हमें और भी नए पैमाने की जरूरत है। आगे लिखा है, यहाँ पर एक कोटेशन दिया गया है, हमने विश्व में अपने पूर्वजों से उत्तराधिकार में प्राप्त नहीं किया है, हमने इसे अपने बच्चों से उधार लिया है। मतलब जो हमने संसाधन जो इस्तेमाल करते हैं उसी के बारे में ये एक कोटेशन दिया गया है। यहाँ दिया है भारत में भूमिगत जल, इसके बारे में थोड़ा हम उदाहरण में देख लेते हैं कि लिखा है, हाल के प्रमाणों से पता चलता है, आप देखेंगे आजकल हमारे देश में भूमिगत जल की कमी हो जा रही है जिसे हम ग्राउंड वाटर कहते हैं। और देखा होगा इस समय बेंगलुरु जो है पानी के संकट से गुजर रहा है। तो लिखा है, हाल के प्रमाणों से पता चलता है कि देश के कई भागों में भूमिगत जल के अति उपयोग होने का गंभीर संकट है। देखा होगा हमारे यहाँ पंजाब हरियाणा में इतना ज़्यादा पानी का ग्राउंड वाटर का उपयोग कर लिए हैं कि जो है वहाँ पे गंभीर संकट पैदा हो रहा है। 300 जिलों से सूचना मिली है कि वहाँ पिछले 20 वर्षों में पानी के स्तर में 4 मीटर से अधिक की गिरावट आई है। किसमें? भूमिगत जल में। देश का लगभग 1/3 भाग भूमिगत जल भंडारों का अति उपयोग कर रहा है। यदि इस संसाधन के प्रयोग करने का वर्तमान तरीका जारी रहा तो अगले 25 वर्षों में देश का 60% भाग इस साधन का अति उपयोग कर रहा होगा। भूमिगत जल का अति उपयोग विशेष रूप से पंजाब में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की किसी दृष्टि से समृद्ध क्षेत्रों और मध्य और दक्षिण भारत के चट्टानी क्षेत्रों में, कुछ तटवर्ती क्षेत्रों में तेजी से विकसित होती शहरी बस्तियों में पाया जाता है। तो इसका मतलब है कि अगर ज़्यादा हम भूमि जल का उपयोग करेंगे तो हमारे लिए एक बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न होती चली जाएगी। आप यह देख सकते हैं यहाँ पे ग्राउंड वाटर दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कुछ राज्यों में ग्राउंड वाटर यहाँ है, जैसे आपको देखेंगे बिहार में, पश्चिम बंगाल में ग्राउंड वाटर ज़्यादा है क्योंकि वहाँ पे नदियाँ ज़्यादा हैं। लेकिन जो आपका पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है, दिल्ली है, इनसे यहाँ पे ग्राउंड वाटर क्या है, बहुत नीचे है। तो ग्राउंड वाटर को भरने की जरूरत है यहाँ पे। क्यों? अगर नहीं भरेंगे तो पेयजल की समस्या यहाँ हो जाएगी, जैसे समस्या अभी बेंगलुरु में हुई है, ठीक है। यहाँ लिखा है, भूमिगत जल नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है। फसल और पौधों की तरह इन संसाधनों का पुनः पूर्ति प्राकृतिक करती है, ठीक है। जैसे देखा होगा कि जब हम भूमिगत जल निकाल लेते हैं तो बाद में वर्षा द्वारा वो पानी पुनः वहाँ पहुँच जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ या भी हम इन साधनों का अति उपयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए भूमिगत जल का यदि बरसात द्वारा हो रही पुनः पूर्ति से अधिक उपयोग करते हैं तो हम इस संसाधन का अति उपयोग मतलब कर रहे होंगे। इसका मतलब यह हुआ कि जितना हम उपयोग कर रहे हैं, अगर ज़्यादा उपयोग कर लेंगे तो बरसात का पानी जब जमीन में जाएगा तो अगर वो उसकी मात्रा कम हो जाएगी तो जाहिर सी बात है संकट पैदा हो जाएगा। आगे लिखा है, गैर नवीकरणीय संसाधन वो हैं जो कुछ वर्षों के लिए हम प्रयोग के पश्चात वो समाप्त हो जाते हैं, जैसे आपका कोयला। तो कोयला, पेट्रोलियम क्या है, कुछ दिन के बाद क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, इसीलिए वो अनवीकरणीय संसाधन है। इन संसाधनों का धरती पर एक निश्चित भंडार है और इनकी पुनः पूर्ति नहीं हो सकती है। एक बार समाप्त हो जाएंगे, दोबारा ये मिलेंगे नहीं। कभी कभी हमें ऐसे नए साधन मिल जाते हैं जिनके बारे में हमें पहले कोई जानकारी नहीं थी। नए स्रोत भंडार में वृद्धि करते हैं, लेकिन समय के साथ यह भी समाप्त हो जाएंगे, ठीक है। लिखा है, उदाहरण के लिए हम जमीन से जो कच्चा तेल निकालते हैं वह एक गैर नवीकरणीय संसाधन है। कोयला भी है, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस भी है, लेकिन हमें तेल का ऐसा स्रोत मिल सकता है जिसके बारे में हमें पहले जानकारी ना हो। इसके लिए हर समय खोज चलती रहती है,
जैसे आप देखेंगे, ठीक है। तो हमारे यहाँ पेट्रोलियम खोज लगातार क्या होती है, चलती रहती है, जिससे हमें जो है पेट्रोल का पता चल जाए और जो है हमें नए संसाधन का विकास हो जाए। तो लिखा है यहाँ पे कच्चे तेल के संदर्भ में लिखा है कि अधिक महत्वपूर्ण यह है कि यह बताती है कि यदि कच्चे तेल का प्रयोग वर्तमान दर से चालू रहे तो ये भंडार कितने वर्ष चलेंगे। तो बहुत ज़्यादा वर्ष नहीं चलेंगे, 50 वर्षों में खत्म हो जाएंगे। यह संपूर्ण विश्व के लिए है, किंतु अलग अलग देशों की अलग अलग स्थितियां भी हैं। बहुत से देशों में जनसंख्या ज़्यादा है, परिवहन ज़्यादा है, तो वहाँ खपत भी ज़्यादा है। यह भंडार केवल 50 वर्षों में समाप्त हो जाएंगे। भारत जैसे देश इसके आयात पर निर्भर हैं, जिनके पास तेल के पर्याप्त भंडार नहीं है। तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो प्रत्येक पर भार पड़ता है। याद रखना, जब तेल की कीमत बढ़ेगी तो हर व्यक्ति पर भार पड़ता है। संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे कुछ देश हैं जिनके पास भंडार तो कम है, लेकिन वह सैन्य और आर्थिक शक्ति के द्वारा पाना चाहते हैं। विकास की धारणता का प्रश्न इसकी प्रकृति और प्रक्रिया के बारे में कई अन्य मूल नए विषय खड़े कर रहे हैं, जैसे क्या किसी देश की विकास प्रक्रिया के लिए कच्चा तेल अनिवार्य है? नहीं, अनिवार्य नहीं है। हम नवीकरणीय संसाधनों का उपयोग भी करके ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। लिखा है पर्यावरण में गिरावट के परिणाम जो है राष्ट्रीय और राज्य सीमाओं का ख्याल नहीं रखते हैं। यह एक क्षेत्र या देशगत विषय नहीं रह गया है। हम सबका भविष्य परस्पर जुड़ा हुआ है और विकास की धारणता तुलनात्मक स्तर पर ज्ञान का नया क्षेत्र है, जिसमें वैज्ञानिक, अर्थशास्त्री, दार्शनिक और अन्य सामाजिक वैज्ञानिक मिलजुल करके काम कर रहे हैं, ठीक है। विकास या प्रगति का प्रश्न हमेशा चलने वाला एक प्रश्न है। याद रखना, विकास एक ऐसा प्रश्न है जो हमेशा चलता रहता है और इसमें नए नए मुद्दे जुड़ते रहते हैं। हर वक्त में हमें व्यक्तिगत स्तर पर और समाज का सदस्य होने के नाते यह प्रश्न पूछने की आवश्यकता है कि हम कहाँ जाना चाहते हैं, मतलब हम कितना विकास चाहते हैं। हमें विकास उतना करना है कि हमें किसी के विनाश के लिए कारण नहीं बनना है। हम क्या बनना चाहते हैं और हमारे लक्ष्य क्या हैं, इसलिए विकास पर बहस जारी है। तो लक्ष्य भी बहुत जरूरी है और क्या बनना चाहते हैं, एक सिविल सर्वेंट के लिए भी बहुत जरूरी है कि ऊपर लक्ष्य निर्धारित करें कि उसे क्या बनना है और उसे कैसे बनना है, ठीक है। यहाँ कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, उसको देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, सामान्य किसी देश का विकास किस आधार पर निर्भर किया जा सकता है? प्रति व्यक्ति आय पर, औसत साक्षरता स्तर पर, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति पर। तो सभी पर किया जा सकता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित पड़ोसी देशों में से मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है? तो वो श्रीलंका की थी, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। इससे जुड़े हुए क्वेश्चन बाकी आगे मैं आपको पूरा चैप्टर का कराऊंगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। ओके, थैंक यू।